नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑर्डर लेके आया हूं जिसमें वाइफ को डिवोर्स मिलने के बाद और यहां तक कि परमानेंट एलिमनी देने के बावजूद भी जब वाइफ ने सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड की तो उन्हें मेंटेनेंस दे दिया गया। तो आज हमें यही देखना है कि क्या यह ऑर्डर लॉ के अनुरूप था या उसके विपरीत दिया गया था। ये इस केस की डिटेल है, जैसा कि मैं अपने हर स्लाइड में देते आया हूं, ताकि आप इसके हार्ड कॉपी चाहें तो निकाल सकते हैं केस डिटेल डाल के गूगल पे। तो ये आप जरूर देखिएगा। आइए इस केस के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। होता यह है कि हस्बैंड ने एक डिवोर्स पिटीशन फाइल की होती है अंडर सेक्शन 31I ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, और इस केस में उन्हें डिक्री मिल जाती है। और साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दिया जाता है कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत उन्हें 25 लाख रुपए देने होंगे एज ए परमानेंट एलिमनी अपनी वाइफ को। हस्बैंड उसके लिए तैयार हो जाते हैं और वो पैसों को डिपॉजिट कर देते हैं कोर्ट के अंतर्गत। लेकिन वाइफ ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं लग रहा है, मुझे और अमाउंट चाहिए। और साथ ही साथ वो अंडर सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत 25,000 रुपया महीना मांगती है और एक एप्लीकेशन फाइल करती है जिसके अंतर्गत उन्हें 25,000 रुपये मिल भी जाते हैं। इसी से एग्रीड होकर हस्बैंड ने एक रिवीजन फाइल की है। आइए अब हम देखते हैं कि पिटिशनर के वकील का क्या कहना था। पिटिशनर के वकील का कहना था कि ये जो ऑर्डर है ये पूरी तरह से इलीगल है और मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि डिवोर्स के अंदर ऑलरेडी परमानेंट एलिमनी ग्रांट की गई थी 25 लाख रुपए, और हस्बैंड ने वो अमाउंट पहले ही डिपॉजिट कर दिया है। और यहाँ तक कि जो वाइफ ने अपील की है उस पर कोई स्टे नहीं दिया गया है। और जब कोई भी डिक्री पास कर दी जाती है तो उसी कोर्ट को अधिकार होता है कि वो उसके बारे में मॉडिफिकेशन या कुछ भी अगर अलग है उनको चाहिए एनहेंसमेंट तो वो कर सकता है, ना कि अलग से अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंतर्गत उन्हें कोई भी एप्लीकेशन डालने का अधिकार है। अब हम देखते हैं कि रिस्पोंडेंट के वकील का क्या कहना था। रिस्पोंडेंट के वकील का कहना था कि भले ही अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत परमानेंट एलिमनी दे दी गई हो, लेकिन उसे रिस्पोंडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ तक कि उन्होंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी थी, कोर्ट ने खुद से ही ऑर्डर पास किया था। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है कि उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया है, और ये जो ऑर्डर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने इस अमाउंट को एक्सेप्ट किया है। इसीलिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC में जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो मेंटेनेबल है, और ये जो ऑर्डर पास किया गया है वो पूरी तरह से सही है। कोर्ट के सामने ये इशू था कि क्या परमानेंट एलिमनी देने के बाद और डिवोर्स होने के बाद भी क्या अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC में मेंटेनेंस दी जा सकती है। दोनों ही तरफ की आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद कोर्ट ने रोहतास सिंह विज रमेंद्री देवी का रेफरेंस देते हुए अपना फैसला सुनाया और कहा कि डिवोर्स वाइफ भी मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत, और उन्हें मेंटेनेंस दिया जा सकता है। उन्होंने रजनीश वर्सेस नेहा का भी जिक्र किया, जिसके अंदर कोर्ट ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि अगर ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन होता है, जैसे कि दो जगह पे मेंटेनेंस फाइल होता है, तो भी हम उसे एडजस्ट और सेट ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ऑर्डर है ये मेंटेनेबल है, क्योंकि वाइफ ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया है और ये ऑर्डर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, और वाइफ ने उस अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ तक कि हस्बैंड ने भले ही उस अमाउंट को जमा किया था कोर्ट के अंदर, लेकिन वाइफ ने उसे अभी तक लिया नहीं है। इसीलिए यह ऑर्डर पूरी तरह से वैलिड है और इसे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।